तो आज स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। पिछला जो 11 चैप्टर था उसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, उसके रूल्स पढ़े थे, नियम पढ़े थे। यहाँ उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करके ये जो एप्लीकेशंस हैं ये यहाँ 3 फील्ड्स में किए गए हैं इस चैप्टर में। तो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन एंड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे फायदा उठाया गया है ये कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा पढ़ेंगे। मेडिसिन में इस्तेमाल करके कैसे बेनिफिट उठाया गया ये भी देखेंगे। और ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए हैं, मींस जीन्स इंट्रोड्यूस करके, कुछ अलग जीन्स, अपनी पसंद के जीन इंट्रोड्यूस करके उन एनिमल्स को बनाया गया है, उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। और उनका इस्तेमाल किया जाता है कुछ खास वजहों से या खास इस्तेमाल में यूज लाया जाता है उनको, वो देखने वाले हैं। मींस खास यूज के लिए उन ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बनाया जाता है। कुछ इश्यूज हैं और वो इश्यूज एथिकल हैं, उनको भी देखेंगे। लास्ट टॉपिक यही है इस चैप्टर का। तो सबसे पहले टॉपिक देखते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में हमने बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है वो क्या है आगे। ये इंट्रोडक्शन है चैप्टर का और हम जानते ही हैं कि पिछले चैप्टर में भी यही पढ़ा था जो यहाँ दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सबसे पहले तो हमें जो प्रोड्यूस करना है वो क्या है, एंजाइम बनाना है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, या माइक्रोब बनाना है, ठीक है। लेकिन उस एंजाइम या माइक्रोब्स को जब ग्रो करवाएंगे तो उसके लिए हमें खास कंडीशन को क्रिएट करना होगा, है ना। क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटालिस्ट टू एक्ट। जो हमने जेनेटिकली या बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जेनेटिकली इंजीनियरिंग की मदद से जो भी कुछ बनाया है उसको हम अपना वर्क करने दें, और वर्क करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशन का होना जरूरी है। और अब जब ये एंजाइम है या कोई ऑर्गेनिज्म है, जब अपना काम करेगा तो प्रोडक्शन भी करेगा। अब उस प्रोडक्शन को, है ना, हमने जो चीज प्रोड्यूस की है उसको हम आगे के प्रोसेसेस के लिए भेजेंगे। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज टू प्यूरिफाई द प्रोटीन और ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है हमने पिछले चैप्टर में देखा था। Biotechnological application in agriculture. Let us take a look at the 3 options that can be thought for increasing food production. तो फूड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं, कौन कौन से ऑप्शन इस्तेमाल किए जाते हैं वो है। एक तो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मीन्स जो हम फर्टिलाइजर डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं, इनकी मदद से जो प्रोडक्शन बढ़ाते हैं वो एक तरीका है। या हम ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का मतलब हम उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करते या कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं करते, और नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक वे में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अपनाते हैं, उसे हम बोलेंगे ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। और जो तीसरा है, या ये को जस्ट मॉडर्न है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, है ना। चैप्टर के शुरू में कोई पॉइंट दे रखा होता है, वो उतना अच्छे से समझ नहीं आता जितना आना चाहिए। क्यों नहीं आता?
क्योंकि अभी तो ये पॉइंट है खाली, चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में जब बताया जाएगा तो हमें समझ आएगा डिटेल में। ठीक, तो हम अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें, जो इंडिया में या वर्ल्ड में ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन था, फूड प्रोडक्शन, फूड सप्लाई, वो हमने 3 गुना, है ना, 3 टाइम्स इंक्रीज किया। और ये 3 गुना इंक्रीज तो हो गया, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है वो लगातार बढ़ रही है। तो अपना फूड प्रोडक्शन 3 टाइम्स इंक्रीज करने के बावजूद ये हमारे लिए अभी भी एक चुनौती है, बढ़ती ही पॉपुलेशन को फीड करने के लिए फ्यूचर में। तो हमें प्रोडक्शन दरअसल और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और अगर हम ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में आखिर ये प्रोडक्शन इंक्रीज कैसे हुआ? तो ये प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, एक तो हमने हाइब्रिडाइजेशन के जरिए क्रॉप वेराइटी को इंप्रूव किया, दूसरा हमने जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस थी, है ना, पता चला हार्वेस्टिंग से पहले और हार्वेस्टिंग के बाद काफी जो हमारा क्रॉप था वो डिस्ट्रॉय हो जाता था अच्छी प्रैक्टिसेस ना होने की वजह से। तो हमने मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को बेहतर बनाया। और तीसरा है एग्रोकेमिकल्स का इस्तेमाल किया, और एग्रोकेमिकल्स हम बात कर चुके हैं, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया। तो इन तरीकों से जब ये तरीके अपनाए तो पूरे भारत का जो प्रोडक्शन था वो इंक्रीज हो गया, 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया। और यही था ग्रीन रिवॉल्यूशन। लेकिन अब हम फर्दर इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जरूरतों को देखते हुए अगर हम फर्दर इंक्रीज करना चाहते हैं तो यही तरीके अपनाएं। तो इन तरीकों से अब आगे जो हमारा प्रोडक्शन है वो नहीं इंक्रीज कर सकता आज के कंपैरिजन में। ठीक है, आज जितना है लगभग उतना ही रहने वाला है अगर यही सेम तरीके अपनाते हैं। ठीक है, तो इनसे, इन तरीकों से जितना बढ़ना था वो बढ़ चुका है। अब हमें कुछ नए तरीके अपनाने होंगे जिनकी वजह से बढ़ सकता है प्रोडक्शन, और वो हमें जो पॉसिबिलिटी है वो नजर आती है जीएमओ में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, है ना, जेनेटिक्स का इस्तेमाल करके, जेनेटिक्स में बदलाव करके, है ना, उसकी जो किसी ऑर्गेनिज्म की जो हेरिडिटरी मटेरियल है उसी में अगर हम चेंज कर दें तो पॉसिबिलिटी है कि हमें सॉल्यूशन मिल सकता है, हमें कोई सही जगह पहुंच सकते हैं, सही नतीजे पर पहुंच सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिनकी मदद से हम ये समझेंगे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है क्या और ये कैसे हमारे लिए बेनिफिशियल हैं, कैसे इनकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये है बीटी कॉटन, हाफ साइड, हाफ लेफ्ट साइड जो दिखाई है बीटी कॉटन, मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैं ये, बीटी, बी टी कॉटन। बीटी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस थूरिएनजेनेसिस, और ये वाला नॉर्मल कॉटन है। तो आप देख रहे हो यहाँ किसी इंसेक्ट की वजह से ये डिस्ट्रॉय हो गया है पूरा क्रॉप, जबकि ये इसमें उस इंसेक्ट ने कोई भी, तो आखिर क्या है ये बीटी वो देखने वाले हैं। ऐसे ही हम ये देख रहे हैं, ये बीटी कॉर्न है और ये नॉन बीटी कॉर्न है। तो जो बीटी कॉर्न है
उसमें फंगस नहीं लगा है, जबकि इसमें फंगस लग चुका है और ये जो कॉर्न है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। यहां देखते हैं, ये राइस है, इसे गोल्डन राइस बोलते हैं, ये नॉर्मल वाला राइस है। दरअसल इस राइस में विटामिन ए का कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि हमने इसकी जेनेटिक्स में बदलाव कर दिया, इसके जीन में चेंज कर दिया, तो इसमें विटामिन ए का कंटेंट है, जबकि इसमें विटामिन ए का कंटेंट नहीं है। तो इसमें विटामिन ए ऐड कर दिया है ना, जेनेटिक्स में चेंज करके। ऐसे ही ये जीएम टोमेटो है, जबकि ये नॉर्मल टोमेटो है। नॉर्मल टोमेटो के बारे में देखो, 10 डेज 20 डेज में खराब हो रहा है और 45 डेज में पूरी तरह से खराब हो रहा है, जबकि ये जो जिसके जीन में चेंज कर दिया, जिसकी जेनेटिक्स में चेंज कर दिया, वो 45 डेज के बाद भी ये सही सलामत है टोमेटो में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कोई भी हो सकते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, जिसके जीन्स में हमने चेंज कर दिया हो, जिसके जीन्स को हमने बदल दिया हो, मैनिपुलेट कर दिया हो। ठीक है, तो जीएम प्लांट्स हैव बीन यूजफुल इन मैनी वेज, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हैज। तो जो भी ये प्लांट्स हैं, क्योंकि अभी तो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स कैसे बेनिफिशियल हैं, तो वो देख लेते हैं हम पॉइंट वाइज। ठीक है, कैसे बेनिफिशियल का मतलब क्या क्या वजह हैं जिनकी वजह से वो प्लांट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारे लिए फायदे का सौदा साबित होते हैं, तो पॉइंट वाइज देखते हैं। देखो, एक तो अगर हमने जीन में चेंज कर दिया और वो जीन में चेंज करने से उसमें क्षमता आ गई, उस प्लांट में एक क्षमता आ गई, है ना, लड़ने की, ठंडी से, सूखा से, है ना, कहीं अगर मिट्टी बहुत सोल्टी है उससे, या हीट से, गर्मी से, तो वो सूखा में भी जो प्लांट्स हैं वो टॉलरेट कर पाएंगे, सूखा को भी, काफी कोल्ड को भी टॉलरेट कर पाएंगे, हीट को भी टॉलरेट कर पाएंगे, और अगर सॉइल में सेलेनिटी है उसको भी टॉलरेट कर पाएंगे, क्योंकि हमने जीन्स में बदलाव कर दिया। या मान लो कि हमने नॉर्मल प्लांट्स में कुछ ऐसे प्लांट्स के जीन डाल दिए जो कोल्ड में सरवाइव करते हैं, जो हीट में सरवाइव करते हैं, है ना, जो ड्रॉट में सरवाइव करते हैं, जो सॉल्टी कंडीशन में सरवाइव करते हैं, तो उनके जीन्स हमने डाल दिए, जो हमारी क्रॉप्स जो इन कंडीशंस में आसानी से खराब हो जाती हैं, तो हमने जीन बदलाव कर दिया। अब वो हमारी जो फसलें, हमारी क्रॉप्स हैं, उन चीजों को टॉलरेट करती हैं, उन एबायोटिक स्ट्रेसेस को टॉलरेट कर सकती हैं। ऐसे ही हमने अगर जीन में कुछ ऐसा बदलाव कर दिया कि अब हमें केमिकल पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो भी केमिकल बेस्ड पेस्टिसाइड हो या केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर महंगे आते हैं, और उनकी वजह से हमारा जो इकोसिस्टम है या ह्यूमन की हेल्थ है उस पर भी काफी नेगेटिव अफेक्ट पड़ता है। तो उन, और साथ ही साथ वो महंगे आते हैं तो किसानों की इनकम भी नहीं बढ़ने देते, है ना। तो हमें इनके ऊपर से डिपेंडेंसी हटानी है, और हटानी है तो हम पेस्ट को कैसे काउंटर करें, तो हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना दें, मींस ऐसी क्रॉप बना दें कि पेस्ट उसमें इन्फेक्ट ही ना कर सके, पेस्ट हमारा नुकसान ही ना कर सके, ऐसी हम क्रॉप बना दें। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे डिटेल में। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस, और हम ऐसा भी कुछ बदलाव करें जीन्स में कि हमारा जो हार्वेस्ट करने के बाद जो लॉसेस होता है, जैसे हमने टोमेटो देखा था अभी, है ना, हार्वेस्ट कर लिया और 10 डेज हमारा माल बिक नहीं पाया, हमारा जो टोमेटो या कोई दूसरी क्रॉप है, तो मार्केट में हमें मीन्स डिले हो गया मार्केट किसी तरह से, और हमारा जो प्रोडक्शन था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया, हार्वेस्टेड क्रॉप बर्बाद हो गई। तो हमें उसको रोकने के लिए हमने जीन्स में बदलाव कर दिया। अब वो 10 डेज 20 डेज 45 डेज तक वो टोमेटो खराब ही नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम बच गए किससे, पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस से। ऐसे ही इंक्रीज्ड एफिशिएंसी
ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स। होता क्या है कि जो प्लांट्स होते हैं सॉइल से जो मिनरल यूज करते हैं, कुछ प्लांट या ज्यादातर प्लांट एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते। तो जैसे ही मिनरल थोड़े से यूज करते हैं, पूरी तरह से तो नहीं कर पाते, और जल्दी ही वो ये शो करने लगते हैं कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रही नहीं, और वो प्लांट कमजोर पड़ने लगते हैं। तो हमें लगातार फिर क्या करना पड़ता है, सॉइल को फर्टाइल बनाना पड़ता है, फर्टिलाइजर या मैन्योर ऐड करके। और कोई ऐसा प्लांट होगा जो मिनरल्स को यूज करेगा ज्यादा एफिशिएंसी के साथ, है ना, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ करेगा, तो होगा क्या कि इसकी वजह से, है ना, जो सॉइल की फर्टिलिटी वो शो करने लगता है कि जल्दी एग्जॉस्ट हो गई, वो शो नहीं करेगा। समझ आया कि नहीं? जैसे कुछ ऐसा समझ लो कि एक चिड़िया है, एक बर्ड है, उसकी जो बीक है वो छोटी है ना, और ये जो पानी का बर्तन है वो काफी गहरा है, और जिसकी चोंच छोटी है, जिसकी बीक छोटी है, तो वो अगर पानी इसमें पूरा भरा है, इस बर्तन में पूरा भरा है, और उसकी चोंच छोटी है, तो बस वो यहाँ तक का पानी पी पाएगी, नीचे तक का पानी पी ही नहीं सकती, है ना, प्यासी मर जाएगी बेचारे। और अगर इसकी जो बीक है वो काफी लंबी है, तो इसके इस बर्तन में जितना भी पानी है वो पूरी तरह से पी जाएगी, है ना, प्यासी नहीं मरेगी जल्दी। तो ऐसा ही होता है कि प्लांट्स जो पूरी तरह से या जो एफिशिएंटली मिनरल का यूज नहीं कर पाते, वो जल्दी से कमजोर होने लगते हैं, बर्बाद होने लगते हैं, ठीक है, और ये शो करने लगते हैं कि सॉइल तो ये फर्टाइल ही नहीं है। इनहेंस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू फॉर फूड, और जैसे हमने देखा था अभी गोल्डन राइस के बारे में, तो गोल्डन राइस में, वैसे तो राइस में विटामिन ए होता है, लेकिन उसमें विटामिन ए की कंटेंट काफी ज्यादा है, विटामिन ए एनरिच्ड राइस। In addition to these uses, GM has been used to create tailor-made plants to supply alternative resources to industries in the form of starches, fuel and pharmaceuticals. देखो, शायद आपने देखा होगा पॉलीथीन वगैरह सरकारें चाहती हैं कि पॉलीथीन्स का यूज कम से कम किया जाए, जिससे जो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं उनको रोका जा सके। तो फिर उसका हमें कोई अल्टरनेटिव तरीका ढूंढना पड़ेगा पॉलीथीन का। तो आजकल देखा होगा, आजकल जो पॉली बैग आ रहे हैं, पॉली बैग हम उनको नहीं कह सकते, जो कैरी बैग है, वो कैरी बैग, जो इंस्टेंट कैरी बैग लोग देते हैं हमें, जो सेलर होते हैं, दुकानदार होते हैं, वो हमें आजकल काफी लोग स्टार्च का कैरी बैग दे रहे हैं, स्टार्च का। अब पुराना वाला जो पॉली बैग होता था, पॉलीथीन का बना कैरी बैग, वो सॉइल में पड़ा रहता था, डिकम्पोज नहीं होता था, लेकिन स्टार्च का कैरी बैग होगा, आसानी से डिकम्पोज हो जाएगा। अब हमें इस इंडस्ट्री के लिए जो कैरी बैग बनाती है, उसके लिए स्टार्च की जरूरत पड़ेगी बहुत ज्यादा। अब ये स्टार्च कहां से लाएं? तो हमें ऐसे प्लांट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, उनका जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स होंगे, और वो स्टार्च की जो हमें जरूरत है बहुत ज्यादा अमाउंट में, उसको फुलफिल करेंगे, या फिर हमें फ्यूल्स की जरूरत है, उनको फुलफिल करेंगे। तो हमने कोई प्लांट बनाया है जो स्टार्च की जरूरत को पूरा करे, है ना। तो किसी स्पेसिफिक वजह से, किसी स्पेसिफिक मकसद से कोई प्लांट बनाया जाए, तो हम ऐसे प्लांट को बोलेंगे टेलर मेड प्लांट। क्या बोलेंगे? टेलर मेड प्लांट। बिल्कुल वैसे समझ लो कि जैसे जो टेलर होता है, दर्जी होता है ना, वो किसी बंदे के लिए कहा, इस बंदे के लिए शर्ट सिल दो, तो उस खास बंदे के लिए शर्ट सिल देता। हमारी जरूरत है, उस जरूरत के हिसाब से हमने प्लांट बनाया, तो वो प्लांट हमारी उस जरूरत को पूरा करेगा, है ना। और आप समझ गए होंगे इसको।
अब ये एग्जाम्पल है बीटी कॉटन का। बीटी कॉटन, वो बीटी कॉटन जो हमने शुरू में देखा था, दरअसल होता ये है, पहले तो बी टी की फुल फॉर्म समझ लो, है ना। यहाँ लिखिए साफ साफ, बेसिलस thuringiensis, बेसिलस thuringiensis, बीटी की फुल फॉर्म हो गई। ये दरअसल एक बैक्टीरिया का नाम है, बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस thuringiensis, और ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है एक प्रोटीन को, और वो प्रोटीन किल करती है कुछ इंसेक्ट्स को, ठीक है, कुछ इंसेक्ट्स को। और वो इंसेक्ट कौन कौन से हैं? तो वो इंसेक्ट हैं, एक तो है लेपिडोप्टेरन्स, दूसरा है कॉलिप्टेरन्स, और तीसरा है डायप्टेरन्स। ये क्या क्या है? जैसे अगर हम बात करें लेपिडोप्टेरन्स का, तो एग्जाम्पल के तौर पर, अच्छा जैसे इंसेक्ट है, इंसेक्ट एक क्लास है, ठीक है, तो इंसेक्ट क्लास में कई ऑर्डर हैं, जैसे ये ऑर्डर हो गया लेपिडोप्टेरन, है ना, या कॉलिप्टेरन्स, डायप्टेरन्स, ये ऑर्डर्स हैं। तो इस ऑर्डर में, इंसेक्ट के इस ऑर्डर में कौन कौन आता है? तो टोबैको बर्ड वॉर्म या आर्मी वॉर्म। टोबैको बर्ड को ये वॉर्म पूरी तरह से इंजेस्ट कर लेता है, तो टोबैको का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। ऐसे ये आर्मी वॉर्म है। आर्मी वॉर्म ज्यादातर जो मेज होती है, कॉर्न होती है, उसकी फसलों को बर्बाद करता है आर्मी वॉर्म, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें कॉलिप्टेरन के बारे में, तो इसमें बीटल्स आते हैं, है ना, बीटल्स, बीटल्स आप समझते हो, ये भी फसलों को बर्बाद करते हैं। अगर हम डायप्टेरन की बात करें, तो डायप्टेरन में फ्लाइज और मॉस्किटो आते हैं। तो इन सभी को, इन सभी इंसेक्ट को किल करता है एक प्रोटीन, और वो प्रोटीन प्रोड्यूस करता है बीटी। बीटी मींस बेसिलस thuringiensis, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन हुआ जो किल कर रहा है इंसेक्ट को, हम इस प्रोटीन को बोल सकते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स, है ना, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन्स। होता क्या है कि ये कैसे किल करता है, उसकी क्या तरीका है, उसका क्या वे है, वो देख लेते हैं। कई बार लोग कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, ये वर्क कर रहा है, ये किल कर रहा है इंसेक्ट को, तो ये बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं कर रहा, तो वो देख लेते हैं। दरअसल ये जो प्रोटीन है, तो ये नॉर्मली इनएक्टिव रहता है ना। तो ये जब इनएक्टिव रहता है तब तो कोई काम नहीं करेगा। अब ये एक्टिव कैसे हो जाता है? दरअसल जब इसे एल्कलाइन कंडीशन मिलती है, जब इसे बेसिक कंडीशन मिलती है, पीएच जब 7 से ज्यादा मिलता है, तो ये जो इनएक्टिव टॉक्सिन है, इनएक्टिव प्रोटीन है, ये इंसेक्टिसाइडल, वो हो जाता है एक्टिव। कौन सी कंडीशन में? जब पीएच होगा एल्कलाइन, जब पीएच होगा बेसिक, तब ये प्रोटीन हो गया एक्टिव। और अब ये एक्टिव प्रोटीन तो जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनका जो गट है, उस गट, जब वो उन्होंने इस प्रोटीन को इंजेस्ट किया और ये प्रोटीन उनके गट में पहुंचा, ठीक है, उनके इंटेस्टाइन में पहुंचा, स्टमक में पहुंचा, तो वहां पीएच होता है एल्कलाइन, और एल्कलाइन पीएच में ये जो प्रोटीन है वो एक्टिव हो गया। अब एक्टिव होने की वजह से जो क्रिस्टल फॉर्म में अब तक था, इनएक्टिव जो प्रोटीन होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, और जब इसे एल्कलाइन कंडीशन मिलती है तो ये सोल्युबलाइज हो जाता है, सोल्यूबल होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली
activated toxins bind to surface of midgut epithelium cell. ये जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन है वो मिडगट एपिथेलियम, मिडगट की गट तो आप समझते ही हो, है ना, एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, तो मिडगट का जो एपिथेलियम है उनकी सरफेस पर, उन सेल के सरफेस पर ये बाइंड हो जाता है और पोर्स क्रिएट करता है दैट कॉज सेल स्वेलिंग एंड लिसिस। पोर्स होंगे तो सेल्स में स्वेलिंग होगी और अल्टीमेटली सेल मर जाएंगी या टूट जाएगी, सेल लिसिस हो जाएगी, है ना, सेल्स की लिसिस हो जाएगी, सेल्स टूटने लगेंगी एंड इवेंचुअली कॉज डेथ ऑफ इंसेक्ट, और फाइनली इंसेक्ट की इस वजह से डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो बात थी, ये जो इंसेक्ट मारा वो किसने मारा, इस बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया ये प्रोटीन। तो आखिर ये बैक्टीरिया और कॉटन का क्या रिलेशन है वो देखते हैं एक बार, है ना, बैक्टीरिया कॉटन का। तो होता ये है कि हम उस बैक्टीरिया से, बेसिलस बीटी से, बेसिलस thuringiensis से वो जीन, खास जीन निकालते हैं और हम जो क्रॉप हम इंसेक्टिसाइड से इंसेक्ट से बचाना चाहते हैं उसमें इंसर्ट कर देते हैं, है ना, जैसे कि कॉटन। तो कॉटन में हमने इंसर्ट कर दिया वो जीन, और जब वो जीन कॉटन में प्रेजेंट होगा तो फिर कॉटन में भी वो प्रोटीन बनेगा। और अब कॉटन के प्लांट को वो इंसेक्ट फीड करता है तो वो प्रोटीन उसकी बॉडी में जाएगा और इंसेक्ट मर जाएगा। इस तरह से इंसेक्ट फिर ऐसे प्लांट को क्यों फीड करेगा जिसकी वजह से वो मरेगा। तो इस तरह से ये जो कॉटन है वो बच जाएगा। The choice of gene depend upon the crop and target pest. अब जीन भी यहाँ कई सारे जीन हैं, ठीक है, और